नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रिंकेश चैनल में। दोस्तों आज का टॉपिक है वो है मलेरिया के बारे में। मलेरिया फीवर के बारे में आज हम लोग जो है वो डिटेल समझने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। दोस्तों मलेरिया जो है ये एक सीरियस डिसीज है जो कि स्प्रेड होती है एक मच्छर के काटने से। मतलब इट इज अ सीरियस डिसीज दैट स्प्रेड्स व्हेन यू आर बिटन और बाइटन बाय अ मॉस्किटो इन्फेक्टेड बाय टाइनी पैरासाइट्स। एक ऐसे पैरासाइट्स रहते हैं, परिजीवी जिसे कहा जाता है, उनके द्वारा अगर वो इन्फेक्टेड कोई मॉस्किटो है तो वो अगर किसी व्यक्ति को काट लेता है तो ये मलेरिया जो है वो फैलता है। आगे हम लोग देखेंगे कि ट्रांसफर में किस तरीके से फैलता है, उसमें हम लोग डिटेल इसके बारे में समझेंगे। कितना कॉमन ये मलेरिया जो है देखना जाता है और कौन सी एरिया में जो है वो देखने को ज्यादा मिलता है। तो ये हॉट एंड ह्यूमिड एरिया में ज्यादा देखने को मिलता है कि अगर 2020 के अगर सर्वे के हिसाब से अगर बात करें तो लगभग 250 मिलियन लोग जो है वो इन्फेक्टेड हुए थे और तकरीबन 6.5 लाख जो है वो डेथ हुए थे। अफ्रीका, साउथ एशिया ऐसे इलाकों में जो है ये ज्यादातर आपको देखने को मिलता है। तो हॉट और ह्यूमिड एरिया जैसे कि हमारा जो इंडिया भी देखा जाए तो मैक्सिमम जो एरियाज रहते हैं वो हॉट और ह्यूमिड एरिया में देखने को मिलते हैं। ट्रॉपिकल एरिया जिसे कहा जाता है ज्योग्राफिकल के हिसाब से, तो वहां पे ये देखने को हमें मिलता है। ऐसे एनवायरमेंट में ज्यादातर ये देखने को हमें मिलता है। किसे जो है ये मलेरिया होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, किसको हो सकता है? तो ये किसी को भी हो सकता है। जैसे कि हम देखते हैं कि यंग चिल्ड्रंस हो गए, ओल्डर पर्सन हो गए, मतलब बच्चे और बूढ़े, इनमें परसेंटेज ज्यादा है एज कम्पेयर टू एडोलसेंट। उसके बाद प्रेग्नेंट वुमन में कुछ परसेंट पाया गया है प्रेग्नेंट वुमन में कि किसी तरीके से अगर वो बच्चे को जो है वो अपने बच्चे को जो है ट्रांसफर करने में कुछ प्रतिशत जो है ये देखने को मिलता है। पॉवर्टी है, गरीबी है, इलाज नहीं कर पाते हैं, आजू बाजू में साफ सफाई नहीं है, गंदगी बहुत है, उसकी वजह से होता है। मेडिकल सर्विसेज नहीं प्रोवाइड हो रही है, कहीं से काफी प्रॉब्लम है मेडिकल सर्विसेज का, या फिर वो मेडिकल सर्विसेज हम लोग ले नहीं पा रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में जो है ये मलेरिया होने के चांसेस काफी ज्यादा रहते हैं। अब आते हैं कॉजेस, ये होता किस तरीके से या फिर किस तरीके से ये फैला जाता है। सबसे मेन रीजन है वो है ट्रांसफर। मतलब क्या, मान लीजिए अगर मुझे मलेरिया है तो मच्छर जो इस कैटेगरी का आते हैं, कौन सी कैटेगरी के पैरासाइट रहते हैं वो हम आगे समझेंगे। तो वो पैरासाइट जो मच्छर रहते हैं वो मुझे आके काटेंगे, वो ब्लड जो अपने अंदर लेंगे वो कुछ समय के लिए उन मच्छर के अंदर जो है वो ग्रो करेंगे, वो मल्टीप्लाई करेगा मच्छर के अंदर। फिर वो जब दूसरे किसी व्यक्ति को जो इसको मलेरिया नहीं है उसको जब काटता है तो वो इन्फेक्टेड जो व्यक्ति है जो नॉर्मल है उससे ये इन्फेक्ट करता है। कुछ समय के बाद 8-10 दिन के बाद उसमें मलेरिया के जो सिम्टम्स हैं देखने को मिलते हैं। तो ये मेन जो प्रोसीजर है इसका ट्रांसफर होने का, ये मेन एक साइकिल, सिंपल साइकिल है जो इसी तरीके से जो मलेरिया जो ज्यादातर फैलने को मिलता है। कुछ रेयर केसेस हैं जिसमें देखने को मिलता है कि कॉजेस इसके हो सकते हैं। एक है प्रेग्नेंट, मतलब कोई प्रेग्नेंट वुमन है, परसेंटेज कम है ये, पर देखने को मिला है कि ये अपने बच्चे में जो है ये मलेरिया ट्रांसफर करने के क्षमता रखती है, कुछ चांसेस इसके रहते हैं। दूसरा है ब्लड ट्रांसफ्यूजन, कोई से अपने ब्लड ले रहे हैं, कुछ बीमारी की वजह से, कुछ एक्सीडेंट्स की वजह से, किसी भी कारण की वजह से ट्रांसफ्यूजन हो रहा है अगर ब्लड का, तो उसके कारण भी हो सकता है। ऑर्गन ट्रांसप्लांट, कोई किडनी ट्रांसप्लांट है, कुछ और ऑर्गन ट्रांसप्लांट अगर हम लोग कर रहे हैं तो उसमें भी अगर उस व्यक्ति को अगर देखा गया है कि मलेरिया के वक्त अगर उसका ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो रहा है तो उसमें भी ये परसेंटेज काफी रेयर है पर देखने को ये मिला है। अब कौन से ऐसे पैरासाइट रहते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल रहते हैं, मतलब मच्छर की ऐसी कौन सी प्रजाति रहती है जो वही रिस्पॉन्सिबल रहती है? तो ये प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरी, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम नॉलेजी। तो ये 5 तरह के जो पैरासाइट्स रहते हैं मच्छरों के, जो प्लाज्मोडियम जो कैटेगरी के रहते हैं, उसके द्वारा ये मलेरिया फैलने के काफी चांसेस रहते हैं। लेकिन इंडिया में दो ही जो मच्छर की जो प्लाज्मोडियम है वो है फैल्सीपेरम और वाइवेक्स। इनके द्वारा ही ज्यादातर जो मलेरिया जो है वो फैलता है और हमें देखने को मिलता है। और साइन और सिम्टम्स हम लोग देखते हैं कि ये जो आपको बता दूं, जो फैल्सीपेरम वाइवेक्स है ये डेडली भी हो सकते हैं। कुछ ऐसे जो फैल्सीपेरम कैटेगरी के रहते हैं वो जो प्लाज्मोडियम कैटेगरी के रहते हैं वो डेडली नहीं रहते हैं। कभी कभी क्या होता है, सिम्टम्स रहता भी है पर पता नहीं चलता है। हम लोग आगे समझेंगे अभी कि किसी में सिम्टम्स रहते भी है पर पता नहीं चलता, सालों तक पता नहीं चलता है। तो साइन और सिम्टम्स हम लोग देख लेते हैं। आपको बुखार आएगा, पसीना आएगा, स्वेटिंग आएगी, चिल्स यानी इतनी आपको ठंड लगेगी कि आपकी बॉडी शेक भी करेगी, हिलती भी है बॉडी, शेक करती है। हेडेक होगा, सरदर्द होगा, मसल एक होगा,
कफ ज्यादा होगा, आपको चेस्ट पेन होगा, ब्रीदिंग होगा, डायरिया, वॉमिटिंग, नौशिया हो सकता है। और जो सिम्टम्स आने में जो समय जो है वो 10 दिन से लेके 1 महीना तक जो है वो ले सकता है। कारण डिपेंड करता है कि कौन से प्लाज्मोडियम के द्वारा ये फैला गया है। तो हर इसकी अपनी अपनी एक कैपेसिटी रहती है कि इसको किस तरीके से वो ट्रांसफर करते हैं। तो 10 दिन से लेके 1 महीने तक तो भी लग सकता है सिम्टम्स आने में। इसके अलावा हो सकता है कि आपको जो सिम्टम्स हैं ये कभी कभी सालों तक नहीं दिखते हैं। आपके शरीर के अंदर ये प्लाज्मोडियम जो पैरासाइट रहता है वो रहता है, पर वो अपने सिम्टम्स नहीं दिखाता है। वो कभी कभी लीवर में एक स्टोर रह जाता है, वो मल्टीप्लाई नहीं होता है, कुछ समय के बाद वो मल्टीप्लाई होता है। कभी कभी ट्रीटमेंट भी जब दी जाती है, जो ट्रीटमेंट होने के बाद वो सप्रेस हो जाता है, 100% निकलता नहीं है, वो लीवर में कहीं ना कहीं स्टोर रहता है। फिर बाद में कुछ सालों के बाद फिर से वो मल्टीप्लाई करके अपनी बॉडी में जो है मलेरिया का जो सिम्टम्स है वापस क्रिएट करता है। तो ऐसी भी जो अलग अलग जो पैरासाइट रहते हैं उनकी अलग अलग जो कैटेगरी रहती है, तो इस तरीके से वो काम करते हैं। डायग्नोसिस हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं, या फिर मैनेजमेंट ट्रीटमेंट हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं। डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर आपके सिम्टम्स एनालिसिस करेगा, कुछ ब्लड टेस्ट करेगा मलेरिया से रिलेटेड। अगर उन्हें लगता है तो कि आपकी डायग्नोसिस में अगर आपको मलेरिया है तो वो आपको उस तरीके से ट्रीटमेंट देंगे। सबसे ज्यादा इसमें जो मेडिकेशन दी जाती है वो क्विनिन दी जाती है, क्लोरोक्विन, डॉक्सीसाइक्लिन या फिर एटोवाक्विनिन जो है वो ज्यादातर ये जो ड्रग्स हैं वो दिए जाते हैं। लेकिन इन मेडिकेशन का साइड इफेक्ट भी काफी ज्यादा होता है। आपको देख रहे तो नौशिया, वोमिटिंग होता है, बॉडी सरदर्द होती है, सनलाइट की सेंसिटिविटी आपको मतलब जो सहन नहीं कर पाते हैं आप, विजन प्रॉब्लम होता है, कुछ प्रतिशत साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी हो सकता है इन मेडिकेशन के द्वारा। अब आपको प्रिकॉशंस क्या लेना है? प्रिकॉशंस आपको ये लेना है कि आपको जो रिपेलेंट्स जो आते हैं, मॉस्किटो रिपेलेंट्स का ये क्रीम्स वगैरह जो आते हैं, या फिर मच्छरदानी लगा दीजिए, या फिर प्रोटेक्शन जो है बच्चों का। ऐसे माहौल में जब आपको लगता है कि मच्छर ज्यादा हो तो उसमें आप कोशिश करके फुल स्लीव्स, फुल पैंट्स जो है वो पहनने की पूरी कोशिश कीजिए, अपने आपको पूरी बॉडी को कवर करने की कोशिश कीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको प्रिकॉशन में लेनी है, ये आपको रखना है कि उम्मीद कि सरकार आपके लिए कुछ करेगी, सरकार आपके लिए कुछ डेवलपमेंट करेगी, ये उम्मीद रखना है। वो कब होगा वो भगवान को ही पता, पर आपको उम्मीद रखना है कि सरकार आपके लिए कुछ अच्छा करेगी, साफ सफाई रखेगी, साफ अच्छे से करके देगी, मच्छर पनपने के पहले कुछ एक्शन लेगी। तो ये उम्मीद आपको रखना है। तो यह सब था आज का डिटेल में जो मलेरिया के बारे में था। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।